स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर संरचना के बारे में, कंप्यूटर के मुख्य भाग, पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। सो देखिए, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये देखिए, अभी तक हमने कंप्यूटर विषय का या जो आपका आईसीटी वाला जो पोर्शन है उसका हमने ये सारा मटेरियल जो है आप देख सकते हैं कवर अप कर लिया है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, सब हम कवर कर चुके हैं। अगर आप चाहते हैं इन वीडियोस को देखना तो आप इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो मैंने बना दिया था वो आप जा कर के प्लेलिस्ट में मेरे चैनल की देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे पार्ट इसका 3। 2 पार्ट हो चुके कंप्यूटर वाले के ही, आपके आईसीटी वाले जो आपकी यूनिट है उसके। अब हम आपका 3rd पार्ट देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर संरचना, कंप्यूटर स्ट्रक्चर, कंप्यूटर के मुख्य भाग, पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। तो देखिए, कंप्यूटर सिस्टम में 4 प्रमुख इकाइयां होती हैं। कौन सी 4 प्रमुख इकाइयां होती हैं? पहला आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये आपकी फुल फॉर्म एक बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दूसरा है आपका मेमोरी यूनिट, तीसरा है इनपुट यूनिट और चौथा है आपका आउटपुट यूनिट। तो इस तरह से आपकी कंप्यूटर सिस्टम की 4 प्रमुख इकाइयां होती हैं: सीपीयू, मेमोरी यूनिट, इनपुट यूनिट और आपका आउटपुट यूनिट। अगला देखिएगा। अब आप देखिए, यहाँ पर ये आपको दिखा रहे हैं कि आपका जो कंट्रोल यूनिट है या आपका जो ALU है, अर्थमेटिक है ना, लॉजिकल यूनिट। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं। इसमें आप देखिए रजिस्टर्स होते हैं। ठीक, ये आपका सीपीयू है, केंद्रीय प्रसंस्करण यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये आप देखिएगा, आपने देखिए सबसे पहले इनपुट करा, कैसे करा? या तो आप माउस का यूज़ करेंगे या आप कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। तो आप किसी भी डेटा को इसमें आपने कंप्यूटर में डालेंगे, इनपुट करेंगे, फिर ये आगे जाएगा, इसकी प्रोसेसिंग होगी यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में, है ना। ऐसे रजिस्टर्स के द्वारा आदान प्रदान चलेगा। ठीक, और उसके बाद जो है फाइनली आपका ये आउटपुट के रूप में बाहर आएगा। ठीक है, और वो कैसे आएगा? आपका मॉनिटर के फॉर्म में। ठीक है, आपके मॉनिटर पे वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो ये आप देखिएगा इनपुट, आउटपुट और आपका सीपीयू। अब देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिस्टम यूनिट, यानी कि सिस्टम यूनिट में सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक मुख्य हार्डवेयर होता है। इसे कंप्यूटर का दिमाग या ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू के 2 प्रमुख भाग होते हैं। कौन कौन सा? कंट्रोल यूनिट और दूसरा है आपका ALU। ठीक है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट या आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो देखिएगा, आगे देखते हैं अब हम कंट्रोल यूनिट के बारे में। तो वो आपका देखिए पॉइंट नंबर 1 ये आपका आ गया, कंट्रोल यूनिट। इनपुट युक्ति को ये कैसे पता चलता है कि अब उसे संग्रहण युक्ति या स्टोरेज यूनिट में डेटा को संग्रहित करना है ना। ये कैसे पता चलता है और कैसे सिर्फ अंतिम परिणाम ही आउटपुट युक्ति को भेजना है? तो देखिए, जबकि माध्यमिक परिणाम या परिमाण को नहीं, है ना। तो देखिए, ये सभी कुछ कंप्यूटर प्रणाली के कंट्रोल यूनिट से ही संभव है। मतलब जो आपका कंट्रोल यूनिट होता है उससे पता चलता है कि इनपुट युक्ति को ये पता चलता है, जो आपका इनपुट होता है, कि अब उसे स्टोरेज यूनिट में डेटा को संग्रहित करना है, मतलब स्टोर करना है डेटा को, या कैसे उसको जो है अपना जो परिणाम है, अंतिम परिणाम, उसको आउटपुट युक्ति को भेजना है, मीन्स आउटपुट के फॉर्म में निकालना। ये सारा आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है उसके माध्यम से संभव होता है। देखिए ऊपर आपका चित्र है, इसमें आपने देखा था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यही आपका मेन करता धरता है। इनपुट जा रहा है यहाँ से और आउटपुट बाहर आ रहा है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य क्या है? कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य कंप्यूटर के हार्डवेयर की क्रियाओं को नियंत्रित और संचालित करना है। क्या करना है? कंप्यूटर का जो हार्डवेयर होता है उसको नियंत्रित करना, यानी कंट्रोल करना और उसका संचालन करना। ठीक है, ये आपका कंट्रोल यूनिट का मुख्य कार्य है। इसके साथ ही कंट्रोल यूनिट ALU व मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान को निर्देशित करता है। यह प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोग्रामों के निर्देशों को मेमोरी से प्राप्त करता है। कहाँ से प्राप्त करता है? मेमोरी से प्राप्त करता है। और इन निर्देशों को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करके उचित डिवाइसेस तक पहुँचाता है, जिससे डेटा प्रोसेसिंग हो सके। अगला देखिएगा ALU, है ना। ALU अभी मैंने आपको बताया, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो देखिए, इसका जो पूरा नाम है क्या है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट।
इसके द्वारा कंप्यूटर सभी गणितीय, देखिए नाम से पता चल रहा है, गणितीय एवं तार्किक कार्य किए जाते हैं। और देखिए ALU में गणना करने की गति आधुनिक कंप्यूटरों में सिर्फ आधुनिक कंप्यूटरों में पिकोसेकंड, कितना, पिकोसेकंड में पहुंच गई है। आगे देखिए मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट स्मृति या मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है, मेमोरी यूनिट स्मृति या मेमोरी कंप्यूटर का वह भाग है जिसके द्वारा सूचनाओं एवं अनुदेशों के भंडारण एवं पुनर्ग्रहण यानी कि स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस का कार्य किया जाता है। मेमोरी यूनिट डेटा, निर्देशों एवं परिणामों को आउटपुट के लिए संग्रह करके रखती है। यह सेमीकंडक्टर पदार्थों से निर्मित IC चिप्स होती हैं। सामान्यतः कंप्यूटर में 2 प्रकार की मेमोरी होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आंतरिक मेमोरी यानी इंटरनल मेमोरी, दूसरी होती है आपकी बाहरी मेमोरी। आगे देखिएगा, मेमोरी की क्षमता को क्या कहते हैं हम? बाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, ये सब कहते हैं। जैसे 256 KB, 630 MB या 4 GB या 10 GB या 2 TB, कुछ भी, है ना। मेमोरी में डेटा को संग्रह करने के लिए कई संग्रहण स्थान यानी कई स्टोरेज लोकेशंस होते हैं। हर स्टोरेज लोकेशन का एक नंबर होता है, ठीक है। हर स्टोरेज लोकेशन का एक नंबर होता है जिसे उस मेमोरी लोकेशन यानी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस कहा जाता है। जैसे हमारे घरों के एड्रेस में पिन कोड होता है, उसी प्रकार मेमोरी में एड्रेस होता है। आगे देखिए आंतरिक स्मृति या आपका प्राइमरी मेमोरी। तो देखिए इसमें हम देखते हैं, एक कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति उसके मदरबोर्ड में चिप्स के रूप में पाई जाती है। आंतरिक स्मृति यानी कि प्राइमरी मेमोरी को प्राथमिक स्मृति या आंतरिक स्मृति या आपके प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है, या मुख्य स्मृति या मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यानी आंतरिक स्मृति, प्राथमिक स्मृति, मुख्य मेमोरी या मुख्य स्मृति, ये एक ही बात है, ठीक। कंप्यूटर द्वारा जिन 2 प्रकार की आंतरिक स्मृतियों यानी कि जिन 2 प्रकार की इंटरनल आपकी जो मेमोरीज होती हैं उनका उपयोग किया जाता है वह है आपकी रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये इनकी फुल फॉर्म है। अब देखिएगा रैम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी कहा जाता है। जिन प्रोग्रामों और सूचनाओं की प्रोसेसिंग का कार्य कंप्यूटर कर रहा होता है उन्हें कंप्यूटर की स्मृति में धारण करने के लिए रैम का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं, देखिए रैम, ये देखिए रैम का चित्र उन्होंने दिखाया है आपको, ठीक है। अब देखिए रैम में अंकित सूचना तक अभिगम या पहुंच यादृच्छिक यानी रैंडम होती है। कहाँ पर? रैम में अंकित सूचना तक अभिगम या पहुंच कैसी होती है? रैंडम होती है, क्रमवार नहीं होती, अतः इसे यादृच्छिक अभिगम स्मृति या रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्रमवार ना होके रैंडमली होती है, इसीलिए इसको आप रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तात्पर्य ये है कि रैम चिप पर रखी गई किसी सूचना को कंप्यूटर चाहे वह किसी भी पते पर स्थित हो सीधा पढ़ सकता है, ठीक है। उस सूचना तक पहुंचने के लिए उसे क्रमवार सारे पतों से नहीं गुजरना पड़ता। ठीक उसी प्रकार जिस तरह कोई व्यक्ति मकान संख्या 226 तक सीधा अर्थात मकान नंबर 1, 2, 3, 10, 100, 220 से क्रमवार गुजरे बिना पहुंच सकता है, ठीक है। यह अस्थायी वाष्पशील मेमोरी है। कैसी है? यह आपकी अस्थायी टेम्पररी वाष्पशील यानी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, अर्थात इसमें संग्रहित डेटा जो आपका स्टोर्ड डेटा होता है कंप्यूटर बंद होने के बाद क्या होगा? नष्ट हो जाएगा, ठीक है, तथा उसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। रैम की क्षमता या आकार 226 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB आदि होते हैं। रैम के 2 मुख्य प्रकार हैं। कौन कौन से? एस रैम और आपका डी रैम। तो देखिए अब देखेंगे हम ये एस रैम और डी रैम क्या है। देखिए एस रैम, इसका पूरा नाम क्या है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक।
मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी में उन्होंने स्टैटिक लगा दिया। यह फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बनी होती है। यह एक महंगी मेमोरी होती है। इसकी डेटा अभिगम गति रैम से अधिक होती है। दो आपको टाइप बताया ना रैम के, एस रैम, एक आपका डी रैम। तो देखिए डी रैम से ज़्यादा इसकी क्या होती है, अभिगम गति, यानी कि डेटा एसेसिंग स्पीड इसकी ज़्यादा होती है। आगे देखिए, एस रैम में एक बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए 4 या 6 ट्रांजिस्टरों की आवश्यकता होती है। आधुनिक कंप्यूटर में इसका प्रयोग कैश मेमोरी के रूप में होता है। ठीक है, कैसी मेमोरी के रूप में, कैश मेमोरी के रूप में। आगे देखिएगा, ये आ गया आपका एस रैम इन्होंने दिखाया है। ठीक है, और कैश मेमोरी आप समझ रहे हैं, आप जब अपने मोबाइल में देखते हैं कभी कभी और आप काफ़ी सारे पेंडिंग आपके वर्क पड़े होते हैं, वो आपकी कैश मेमोरी होती है। ठीक है, और जब आप उनको क्लियर कर देते हैं सबको, तो फिर आप देखिएगा लिख के आता है कि आपकी कैश मेमोरी इतनी क्लियर हो गई है ना, तो ये आपकी कैश मेमोरी होती है। इसे बहुत से लोग कैशे बोलते हैं, बट दैट्स नॉट कैशे, इट्स कैश मेमोरी। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा एस रैम। एस रैम ये आपको दिखा दिया हमने। ठीक है, इसका डायग्राम दिखाया है, चित्र दिखाया है। आप देखिएगा डी रैम। ठीक, डी रैम क्या है, ये डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो कौन सी थी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी गति धीमी होती है ना, मैंने भी बताया था। एस रैम की ज़्यादा होती है और डी रैम की कैसी होती है, धीमी गति होती है। ठीक है, आगे देखिएगा, यह एस रैम की अपेक्षा कैसी होती है, तो ये एस रैम की अपेक्षा सस्ती होती है। ठीक है, एस रैम की अपेक्षा सस्ती होती है। डी रैम में या ड्रैम में एक बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए केवल एक कैपेसिटर, क्या, केवल एक कैपेसिटर तथा एक ट्रांजिस्टर की आवश्यकता होती है। जबकि वहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, आपका जो एस रैम था, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि कितनी ज़रूरत होती है एक बिट डेटा को संग्रहित करने के लिए, तो 4 से 6 ट्रांजिस्टर्स की आवश्यकता होती है। जबकि यहाँ पर आप देखिए केवल एक ट्रांजिस्टर में इसकी आवश्यकता होती है, या फिर एक कैपेसिटर की। ठीक, पर्सनल कंप्यूटरों में मुख्य मेमोरी के रूप में डायनेमिक रैम का ही प्रयोग किया जाता है। पीसीज में क्या यूज़ करते हैं, डायनेमिक रैम का ही प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, ये आपको इसका चित्र दिखाया गया है डी रैम का। रोम, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। तो देखिए रीड ओनली मेमोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। रोम का पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस मेमोरी में भंडारित डेटा या अनुदेश को सिर्फ पढ़ा जा सकता है। इसे ना तो वहाँ से हटाया जा सकता है, ना ही किसी अन्य सूचना या डेटा को वहाँ भंडारित किया जा सकता है। वास्तव में कंप्यूटर में इस मेमोरी क्षेत्र अर्थात इस मेमोरी में भंडारित डेटा या अनुदेश को कंप्यूटर के निर्माता द्वारा कंप्यूटर के निर्माण के समय ही बना दिया जाता है। अतः यह मेमोरी कंप्यूटर में स्थायी ठीक है, स्थायी और गैर वाष्पशील यानी कि नॉन वॉलेटाइल रूप में होती है। अब देखिएगा, कंप्यूटर के बंद होने पर भी रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, जबकि रैम में क्या होता है, अगर कंप्यूटर बंद हो गया तो आपकी जो सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी आपकी नहीं रहेंगी। ठीक है, तो कंप्यूटर बंद होने के बाद रोम में सूचनाएं संग्रहित रहती हैं, नष्ट नहीं होती। सामान्यतः बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम मीन्स BIOS नाम का एक प्रोग्राम रोम चिप में संग्रहित होता है। बायोस कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। कंप्यूटर का सहजता से प्रयोग करने के लिए यह निर्देश आवश्यक होते हैं। बायोस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर को चालू करते समय स्वपरीक्षण यानी कि पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पोस्ट पावर पोस्ट है ना, ये निर्देश देना होता है। मतलब बायोस का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, कंप्यूटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस समय पोस्ट निर्देश देना होता है। पोस्ट निर्देश मतलब पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक, ये भी देखिए फुल फॉर्म पूछ सकते हैं। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, स्वपरीक्षण यानी कि पोस्ट। ये देखिए, यह तय करता है कि कंप्यूटर के सभी भाग जैसे कि हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर आदि तकनीकी रूप से सही स्थिति में है या नहीं है। यदि स्वपरीक्षण में कोई अनियमितता पाई जाती है, यदि स्वपरीक्षण में कोई अनियमितता पाई जाती है तो बायोस उसे ठीक करने के लिए कंप्यूटर को एक कोड देता है। इस तरह के कोड प्राय एक बीप के रूप में होते हैं जो कंप्यूटर को चालू करते समय सुनाई देते हैं। रीड ओनली मेमोरी निम्न प्रकार की होती है। अब देखिए, हम यहाँ रीड ओनली मेमोरी के टाइप्स देखेंगे। पहले हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी के टाइप्स देखे थे। तो देखिए,
प्रोम, पहला है इसका प्रोम। इसका पूर्ण रूप क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये एक ऐसा रोम है जिसे सामान्यतः निर्माता सूचना शून्य बनाता है, जिसे सामान्यतः निर्माता सूचना शून्य बनाता है, अर्थात निर्माण के समय इसमें कोई डेटा या अनुदेश निर्माता द्वारा नहीं डाला जाता। उपयोगकर्ता उसमें अपने डेटा या अनुदेश को केवल एक बार डाल सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? प्रोम। उसके बाद यह रोम काम करता है। खास बात यह है कि इस प्रकार की रोम में किसी प्रोग्राम को केवल एक बार ही संचित किया जा सकता है, फिर उसे ना तो मिटाया जा सकता है और ना ही संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, यह आपका हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आगे देखिएगा, इसमें आपको चित्र दिया गया है किसका? प्रोम का। ठीक है, PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का। अब हम आगे देखेंगे EPROM, है ना, EPROM। इसका मतलब क्या है? देखिए, प्रोम तो वही रहा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, बस इरेजेबल जुड़ गया, ई जुड़ गया ना। तो देखिए, इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इस चिप ने प्रोम की समस्या को दूर किया। EPROM में संग्रहित प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है। इसके लिए चिप को बोर्ड से निकालकर पराबैंगनी किरणों के सामने रखा जाता है। इसको क्या करते हैं हम? देखिए, इसके लिए हम चिप को बोर्ड से निकालकर पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेस के सामने रखा जाता है और चिप के डेटा को डिलीट किया जाता है। इसके बाद पुनः प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। तो देखिए, ये आपको EPROM का इन्होंने चित्र दिखाया है। आगे देखिएगा EPROM का, हाँ जी, आगे देखिएगा EEPROM। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? देखिए, इन सब की फुल फॉर्म देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकली, फिर वही इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो देखिएगा, इस प्रकार के रोम पर स्टोर किए गए प्रोग्राम को मिटाने अथवा संशोधित करने के लिए किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। निर्देश कमांड्स दिए जाने पर कंप्यूटर में उपलब्ध विद्युत सिग्नल ही इस प्रोग्राम को संशोधित कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए EEPROM की आपकी ये इन्होंने चित्र दिखाया है। आगे देखिएगा, बाहरी स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, बाहरी स्मृति या सेकेंडरी मेमोरी। अभी आपको ध्यान होगा, हम पढ़ रहे थे दो तरह की मेमोरी होती है, इंटरनल और दूसरी सेकेंडरी। ठीक है, तो देखिएगा, अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। आइए देखते हैं इसमें हम। कंप्यूटर को बाहरी स्मृति एवं भंडारण माध्यम की आवश्यकता 3 प्रमुख कारणों से होती है। पहला है, जिस डेटा या सूचना की आवश्यकता प्रतिदिन के उपयोग के लिए नहीं होती उसे आंतरिक मेमोरी में रखने का लाभ नहीं होता। ठीक है, उसे आंतरिक मेमोरी में या प्राइमरी मेमोरी में रखने का लाभ नहीं होता, अतः इसे हम बाहरी स्मृति में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? बाहरी स्मृति में। जिन डेटास की या जिन सूचनाओं की हमें आवश्यकता डेली नहीं पड़ती है उनको। ठीक है, अब देखिएगा, आंतरिक स्मृति में सीमित स्थान होता है, अतः जो डेटा अत्यंत आवश्यक ना हो उसे बाहरी स्मृति में रखते हैं, ताकि आंतरिक मेमोरी में अनिवार्य डेटा के लिए प्रचुर स्थान बचा रहे। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे देखते हैं। देखिए, विद्युत, तीसरा कारण क्या है? विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाने मीन्स जो आपकी पावर सप्लाई है, यदि वो रुक जाए तो वायरस आ जाने या अन्य कारणों से कंप्यूटर की आंतरिक स्मृति में संचित डेटा नष्ट हो सकता है ना। मीन्स पावर सप्लाई कट ऑफ हो गई तो हो सकता है आपका डेटा उड़ जाए, या वायरस आ जाए, या कोई भी अन्य कारण हो सकता है कि आपकी जो इंटरनल मेमोरी है उसमें जो आपका स्टोर्ड डेटा है वो नष्ट हो जाए। अतः आंतरिक स्मृति में, यानी कि आपकी आंतरिक स्मृति मतलब वही आपकी जो इंटरनल मेमोरी है, उसमें भंडारित डेटा को भी प्रतिलिपि के रूप में बाहरी स्मृति है ना में भंडारित करना श्रेयस्कर होता है। बाहरी स्मृति को द्वितीयक स्मृति भी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। द्वितीयक स्मृति मतलब सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है, या आपकी बाहरी मेमोरी। तो देखिए, अब इन्होंने इसके उदाहरण दिखाए हैं। सबसे पहला आप देख लीजिएगा, फ्लॉपी डिस्क। ठीक, क्या है? सबसे पहला उदाहरण है फ्लॉपी डिस्क।
दूसरा है हार्ड डिस्क, तीसरा है कॉम्पैक्ट डिस्क, चौथा है डीवीडी, नेक्स्ट है पेन ड्राइव, फिर है आपका ब्लू रे डिस्क। तो देखिएगा फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बाहरी स्मृति के रूप में किया जाता है। ठीक है, आप सभी ने देखी होगी, ये देखिए फ्लॉपी डिस्क दिखाई है इन्होंने, ये देखिए ये आपने देखी होगी। अब हालांकि प्रचलन इसका बहुत कम या ना के बराबर हो गया है, लेकिन पहले एक समय में आज से 10-15 साल पहले इसका काफ़ी प्रयोग होता था। तो देखिए फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग बाहरी स्मृति के रूप में किया जाता है, परंतु अब यह प्रचलन में नहीं है। फ्लॉपी डिस्क एक लचीला चुंबकीय भंडारण माध्यम है। फ्लॉपी डिस्क आरंभ में 8 इंच तथा बाद में 5.5 इंच या 3.5 इंच के आकार में निर्मित की जाती थी। ठीक है, आगे देखिएगा हार्ड डिस्क। ये देखिए हार्ड डिस्क आप देख सकते हैं, चित्र में दिखाया है, ये देखिएगा। हार्ड डिस्क में एक मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसमें एक से अधिक डिस्क होती हैं। प्रत्येक डिस्क ट्रैक में विभाजित होती है और प्रत्येक ट्रैक सेक्टर में विभाजित होता है। देखिए ये वाला जो प्रश्न ना पिछली बार परीक्षा में आया था 2021 में जब आपकी परीक्षा हुई थी। तो देखिए प्रत्येक डिस्क जो है वो ट्रैक्स में डिवाइडेड होती है और जो हर ट्रैक को हम सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं। हार्ड डिस्क की स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, जैसे 160 GB, 500 GB या 1 टेराबाइट। ठीक है, आगे देखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी। तो देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है। एक मानक सीडी का व्यास लगभग 120 मिलीमीटर यानी कि 4.7 इंच होता है और यह 60/80 मिनट की ऑडियो या 650 MB अपॉन 700 MB डेटा के संग्रहण में सक्षम है। तो देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क, देखिए ये भी जो प्रश्न है ना आपका, ये भी आ चुका है एग्जाम में, ये आपका आया था मेरे ख्याल से 2018 में। अब देखिएगा कॉम्पैक्ट डिस्क 1.2 मिलीमीटर मोटाई की पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की, किसकी, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। आगे देखिएगा इस पर चढ़ा हुआ आवरण उच्च परावर्तक होता है। कैसा होता है इस पर चढ़ा हुआ आवरण? उच्च परावर्तक होता है तथा साधारणतः एल्यूमिनियम का बना होता है। किसका? एल्यूमिनियम का बना होता है। डेटा को पढ़ने के लिए एक निम्न तीव्रता की लेजर किरण का प्रयोग किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क विभिन्न प्रारूपों फॉर्मेट्स में उपलब्ध है, जिनमें प्रमुख हैं कौन कौन से? CD रोम यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। CD रोम में भंडारित सूचना सामग्री को मात्र पढ़ा जा सकता है। रीड ओनली मेमोरी है ना, क्योंकि तो मात्र पढ़ा जा सकता है, उस पर कुछ लिखा या उसका संशोधन नहीं किया जा सकता। CD रोम के उत्पादकों द्वारा CD रोम पर लिखने या रिकॉर्ड करने के लिए अत्यधिक तीव्र लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। रिकॉर्ड किए गए डेटा को CD रोम ड्राइव के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। CD रोम ड्राइव में CD रोम को पढ़ने के लिए या इस लेज़र अवरक्त का प्रयोग किया जाता है। मीन्स जो CD रोम में आपका जो CD रोम ड्राइव होता है उसमें CD रोम को पढ़ने के लिए इस लेज़र या अवरक्त का प्रयोग हम करते हैं। और देखिए येलो बुक एक तकनीकी मानक है जो CD रोम के प्रारूप को परिभाषित करता है। देखिए ये चित्र दिखाया आपका CD रोम का, ठीक है, CD रोम। अब देखिएगा अगला आ गया आपका CDR रिकॉर्डेबल, ठीक है, यानी कि आपकी इसकी देखिएगा जिस CD में डेटा को केवल एक बार लिखा जा सकता है उसे हम CDR कहते हैं। इसमें क्या होता है खास बात कि आप एक बार केवल लिख सकते हैं। इन्हें वर्म राइट वंस रीड मैनी डिस्क भी कहते हैं। राइट वंस रीड मैनी यानी कि लिखो एक बार लेकिन पढ़ो कई बार, ठीक है, ये भी कहते हैं। CDRW यानी कि रीराइटेबल, रीराइटेबल, ठीक है, जिन CD में डेटा को बार बार संग्रहित किया और मिटाया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? CDRW कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा DVD की आपकी फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो देखिए DVD एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस होती है जो CD की तरह होती है और परंतु इसकी संग्रहण क्षमता यानी जिस इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है वो आपकी सिंगल लेयर एंड सिंगल साइडेड CD से लगभग
7 गुना ज़्यादा होती है। किसकी? डीवीडी की। डीवीडी देखने में आपको बिल्कुल सीडी की तरह लगेगी, लेकिन इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो आपकी सीडी से 7 गुना ज़्यादा होती है। डीवीडी की संग्रहण क्षमता 4.7 GB से 17 GB तक होती है। डीवीडी ड्राइव में डीवीडी को पढ़ने के लिए लाल रंग की लेज़र किरण का उपयोग किया जाता है। डीवीडी ड्राइव में डीवीडी को पढ़ने के लिए लाल रंग की लेज़र किरण का उपयोग किया जाता है। इस लेज़र की तरंग दैर्घ्य 650 mm होती है। डीवीडी भी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है आपकी डीवीडी? 2 प्रकार की। तो देखिए, सबसे पहले आप इसका ये देख लीजिए, डीवीडी का आपका चित्र है। आपने सभी ने सभी चीज़ें देखी होंगी, पक्की बात है, ये सभी ने देख रखी होंगी। डीवीडी, आगे देखिएगा डीवीडी आर। डीवीडी आर, ये दो टाइप्स हम बता रहे हैं ना डीवीडी के। तो आर का मतलब क्या है? इस पर केवल एक बार डेटा लिखा जा सकता है। और डीवीडी आरडब्ल्यू वैसी जैसे सीडी आरडब्ल्यू था, है ना, कि इस पर डेटा को बार बार संग्रहित किया जा सकता है या मिटाया जा सकता है। मीन्स आप इस पर रीराइटेबल है तो बार बार लिख सकते हैं और इस पर बार बार आप हटा सकते हैं, फिर से कुछ नया इस पर लिख सकते हैं या आप सेव कर सकते हैं। आगे देखिएगा पेन ड्राइव। आप सभी जानते हैं पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। पेन ड्राइव वर्तमान डेटा संग्रहण युक्तियों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है, ये आप भी जानते हैं। इसकी डेटा संग्रहण क्षमता कितनी है? देखिए, इसकी डेटा संग्रहण क्षमता काफ़ी अधिक है। वर्तमान में 1 TB यानी 1 टेराबाइट तक डेटा को संग्रहण करने वाली पेन ड्राइव बाजार में उपलब्ध हैं। पेन ड्राइव में डेटा के भंडारण एवं उसे पढ़ने हेतु फ्लैश मेमोरी तथा एकीकृत USB इंटरफेस का प्रयोग होता है। आगे देखिएगा, अब आपका आता है ब्लू रे डिस्क। क्या है? ब्लू रे डिस्क। तो देखिएगा, ये आप पहले पेन ड्राइव देख लीजिए, ये आप सबने देखी ही है। अब देखिए ब्लू रे डिस्क के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिएगा, ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है जिसे डीवीडी का उन्नत यानी एडवांस संस्करण भी कहा जा सकता है। ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेज़र के रंग को तथा रे यानी आप देखिए ब्लू रंग को तथा रे ऑप्टिकल किरण को प्रदर्शित करता है। यानी जो ब्लू है वो किसको सिग्निफाई कर रहा है? ब्लू लेज़र को। ठीक है, ब्लू कलर के लेज़र को। और जो रे है वो क्या है? ऑप्टिकल किरण को प्रदर्शित करता है। ब्लू रे ड्राइव में जिस लेज़र का प्रयोग ब्लू रे डिस्क को पढ़ने के लिए किया जाता है उस तरंग दैर्घ्य है ना, उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है? 405 nm होती है। आगे देखिएगा, ये देखिए ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क निम्न 3 प्रारूपों में उपलब्ध है। ब्लू रे डिस्क जो है आपकी कितने प्रारूपों में उपलब्ध है? 3 प्रारूपों में उपलब्ध है। ब्लू रे डिस्क रोम, ब्लू रे डिस्क आर और ब्लू रे डिस्क RE। देखिए, ये आपका है ब्लू रे, देखिए रोम RE। तो देखिएगा ब्लू रे डिस्क। अब देखिए इसके बारे में देख लेते हैं। ब्लू रे डिस्क आपकी जो है यानी पहले वाला जो टाइप है, ये भी आपका 2 प्रकार की होती हैं, सिंगल लेयर और दूसरा है आपका डबल लेयर। सामान्यतः इसमें 25 GB तक का डेटा संग्रहित कर सकते हैं, किसमें? सिंगल लेयर में। और जो आपकी डबल लेयर है इसमें हम 50 GB तक का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अब देखिएगा वर्चुअल मेमोरी। क्या है? वर्चुअल मेमोरी। अधिकांश आधुनिक कंप्यूटरों में रैम की क्षमता को विस्तारित करने की एक विधि का प्रयोग किया जाता है जिसे आभासी स्मृति या वर्चुअल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। इस मेमोरी प्रबंधन तकनीक में कंप्यूटर की भौतिक स्मृति यानी कि फिजिकल मेमोरी में संग्रहित सूचना को हार्ड डिस्क की स्मृति में ले जाया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कंप्यूटर में 2 GB रैम तथा 1 GB पेज फाइल उपलब्ध है तो इसका अर्थ यह है कि कंप्यूटर की कुल उपलब्ध मेमोरी 3 GB है। इस तकनीक में रैम में संचित जिन पेजों की शीघ्र आवश्यकता की संभावना नहीं होती है उन्हें हम हार्ड डिस्क पर डाल देते हैं, उन्हें हार्ड डिस्क में डाल दिया जाता है। इस प्रकार ये पेज जो मेमोरी घेरे हुए थे वे अब अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। हार्ड डिस्क पर डाले गए पेजों की जब आवश्यकता पड़ती है तब उन्हें वास्तविक स्मृति में यानी कि रैम में अन्य पेजों को हटाकर पुनः लोड किया जा सकता है। अब देखिए कैश मेमोरी। ठीक है, बहुधा माइक्रो प्रोसेसर तीव्र गति से कार्य करते हैं जबकि मेमोरी का पठन व लेखन उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाता है।
इस प्रकार माइक्रो प्रोसेसर की तीव्र गति का लाभ नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर की प्रत्येक क्रिया में मेमोरी का पठन अथवा लेखन अनिवार्य होता है। इस समस्या के निवारण हेतु माइक्रो प्रोसेसर तथा रैम के मध्य एक तीव्र गति की स्मृति का उपयोग किया जाता है, जो संग्रहण क्षमता में मुख्य मेमोरी से छोटी तथा गति सक्षमता में उससे बहुत अधिक होती है। इस स्मृति को कैश स्मृति कहा जाता है। चूंकि कैश मेमोरी की पठन गति तीव्र होती है, अतः यह माइक्रो प्रोसेसर की गति के अनुसार उसे डेटा प्रदान करने में सक्षम होती है। इस कार्य के अतिरिक्त कैश मेमोरी को जो भी समय मिलता है उसमें यह रैम से डेटा प्राप्त करती रहती है। इस प्रकार धीमी गति से कार्य करने वाली रैम का प्रभाव माइक्रो प्रोसेसर की गति पर नहीं पड़ता है और एवं उसे अपनी आवश्यकता अनुसार डेटा उपलब्ध होता रहता है। अब देखिए, इसमें बताया गया आपको मेमोरी की इकाइयाँ। एक बिट इज इक्वल्स टू 0 और 1, ठीक। अब देखिए 4 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 निबल, ठीक। और आपका 2 निबल इज इक्वल्स टू 1 बाइट। 2 निबल्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट, है ना। तो 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये कुछ भी इस तरह से आ सकता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगेगा आपको, लेकिन आप सही से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, ये देखिए 124 बाइट्स बराबर होते हैं कितने, 1 किलोबाइट के, ठीक। फिर 1024 किलोबाइट, देखिए फिर आपके 1024 किलोबाइट बराबर होते हैं 1 मेगाबाइट के। फिर आपके 1024 गीगाबाइट्स बराबर होता है आपका कितना, 1 टेराबाइट के। फिर आपका 1024 टेराबाइट इज इक्वल्स टू 1 पेटाबाइट एंड 1024 पेटाबाइट्स इज इक्वल्स टू 1 एक्साबाइट, ठीक है। ये है, तो आपको इस तरह से पूछा भी जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसमें आप सबसे पहले ध्यान रखिए कि 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट, ठीक है। तो फिर इस तरह से आप देखिएगा, फिर आप बढ़ाते जाइए, ठीक है। तो क्रम इसका ध्यान रख लीजिए, KB, MB, GB, TB, PB, EB, ठीक है। KB, MB, ठीक, KB सबसे छोटा, ठीक, यानी कि आप कह सकते हैं कि KB सबसे छोटा है, उससे बड़ा आपका MB है, MB से बड़ा आपका क्या है, GB है, ठीक, और उससे बड़ा TB है, TB से बड़ा PB है, फिर आपका EB है। इस तरीके से आगे देखिएगा क्लाउड भंडारण। अब हम क्लाउड स्टोरेज के बारे में बात करेंगे। क्लाउड भंडारण एक प्रकार की इंटरनेट सर्विस है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता को भंडारण या स्टोरेज प्रदान करती है, ठीक है। क्लाउड भंडारण क्या है, ये एक प्रकार की इंटरनेट सर्विस है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता को स्टोरेज प्रदान करती है। क्लाउड भंडारण की मदद से उपयोगकर्ता अपनी फाइल को ऑनलाइन स्टोर कर सकते हैं एवं आवश्यकता पड़ने पर इंटरनेट की मदद से उसे विश्व के किसी भी कोने में प्राप्त कर सकते हैं। उपयोग देखिए, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव, iCloud, ठीक, Amazon ड्राइव आदि, ये सब क्या है, क्लाउड भंडारण के प्रमुख उदाहरण हैं। इन्हें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा इनपुट युक्तियाँ। अब ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इनपुट युक्तियाँ। तो देखिए मैं यहाँ पर इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त कर रही हूँ। यदि